हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए, आज हम सेट 4 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक, तो कैसे करना है आपको पता ही है, उसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक, तो सेट 4 है और पार्ट 2 है, और इसमें आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ठीक, तो आज से क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 का खंड है, न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, 4 गुना वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसकी आवर्धन 3 गुना हो जाती है। ठीक है ना, वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाया जा रहा है। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर, तो देखिए इसकी दो स्थितियां हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कंडीशन फर्स्ट। ठीक, तो चलिए हम लगा देते हैं। ठीक, ये देखिए आपके सामने। ठीक, पेपर आ गया। तो देखिए केस फर्स्ट, यानी कि कंडीशंस फर्स्ट क्या कह रहा है वो हम समझते हैं। ठीक, तो केस फर्स्ट में ये कहा गया कि इसका जो अवतल दर्पण है, इसका जो प्रतिबिंब है अब वास्तविक है, यानी m इक्वल टू माइनस का 4 गुना बन रहा है। ठीक, तो ये दे दी गई है। अब चलिए देखते हैं कैसे इसको आगे सर। तो m की वैल्यूज 4 हो गया। अब अगर हम मान लेते हैं, माना कि वस्तु यक्ष दूरी पर स्थित है, यक्ष दूरी पर स्थित है, स्थित है। ठीक, हमने मान लिया कि वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है, एक्स दूरी पर स्थित है। तो वस्तु की जो दूरी हो जाएगी u इक्वल टू, वो क्या हो जाएगी, यक्स। अब हम v की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो हमें पता है m इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपान यू। ठीक, तो m की वैल्यूज हो गई -4 इक्वल टू v, और इसकी वैल्यूज माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यूज हमें मिल जाएगी। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4x। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी फोकस फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसे मैं आगे निकाल लेते हैं। तो दर्पण का फार्मूला रख दो, दर्पण के सूत्र से। तो ध्यान रखना, 10 का क्वेश्चन है ये, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v, तो v की वैल्यूज हो गया -4x, और u की वैल्यूज हो गई -1/x। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू -1 -4 -1, यानी कि -5/4x। तो यहाँ से हम अगर f की वैल्यूज़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x/5, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम इसके आगे चलते हैं, और इसको आगे अब ध्यान दीजिए, ये तो केस फर्स्ट हो गया। अब हम चलते हैं आगे केस सेकंड की ओर। ठीक, तो केस सेकंड, और इसको ध्यान देते हैं कैसे रखना है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाते हैं। ठीक है ना, तो जब वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाते हैं, तब हमारा जो प्रतिबिंब है यानी आवर्धन है, वो कितना हो जा रहा है, 3 गुना, यानी कि -3। तो अगर जब ये हो जाएगा तो यू की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, यक्स तो पहले से था, 3 सेंटीमीटर और ले जा रहे हो, तो ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई, नेगेटिव। तो फिर यहाँ से हम भी, तो इसको डैश से दिखा दो।
और फिर से हम यहाँ से जब वी डैश की वैल्यूज़ निकालेंगे तो सेम इसी प्रोसेस से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वी डैश इक्वल टू हो जाएगा -3 और इसकी वैल्यूज हो गया x+3। ठीक, ये बन जाएगी। तो फिर दर्पण का सूत्र रख दियो। ठीक, तो 1/f इक्वल टू 1/v डैश प्लस 1/u डैश। ठीक, चलो मान रख के सॉल्व करते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v डैश, तो ये हो गया -3 इंटू x+3 और फिर यहाँ माइनस u की वैल्यूज़, यहाँ हो गया 1/x+3। ठीक, तो आपको करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या कर देना, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू -4/3x+3, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से जब f की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो जब f की वैल्यूज़ यहाँ फाइंड करोगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x+3/4। ठीक, ये हो गया माइनस, और इसको हमने मान लिया समीकरण 2। ठीक, अब आपको करना क्या है, दोनों का कंपेयर कर दो। तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दिया जाए तो f की वैल्यूज ए भी है, f की वैल्यूज ए भी है, तो दोनों बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x/5 इक्वल टू -3x, और ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा 3 माइनस को बाहर ही रहने दो, और ये हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक, और अपान का क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तिरियक गुणा करेंगे तो 4 चौक 16x बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 15x प्लस 5 9 45। ठीक, तो 15 इधर आई तो 16 में से 15 घट जाएगा तो यक्स बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यक्स का मान तो निकल आया, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए पहले हमें फोकस निकाल लेना है। ठीक, तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक, तो देखो अब हम क्या करते हैं, यक्स का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, 1 में हम रख रहे हैं, में रखने पर तो जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, f इक्वल टू -4, यक्स की जगह हो गया 45, अब आगे नीचे कितना हो गया, 5 5 9 45, तो f बराबर हो गया 9 चौके 36 सेंटीमीटर। ठीक, अब फोकस दूरी हमारी 36 सेंटीमीटर आ गई। अब चूंकि आपको पता है वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ के प्लेस पे एफ की वैल्यूज़ पुट कर दो, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एफ का मान हो गया माइनस का 36, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, 36 दूना 72 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से हम इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ज़्यादा खास नहीं है, आराम से सॉल्व करोगे हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो भाई इस बार भी न्यूमेरिकल ही है, तो इस न्यूमेरिकल को फिर से हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर देना है। ठीक, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सरल करते हैं। तो चित्र में दो लंबे तार समांतर तार ए व बी क्रमशः 10 एम्पियर तथा 20 एम्पियर की हैं धाराएं प्रवाहित कर रही हैं। ठीक, तो भाई आपके सामने फिगर में आपको दिख रहे हैं दो तार हैं ए और बी। ठीक, तार ए और बी में जो धारा है वो दे दी गई है। ठीक, और उसके बाद तो ए और बी में 10 एम्पियर और 20 एम्पियर की धारा है। ठीक, तो अगर हम ए को I1 मान लें, बी को I2 मान लें, ठीक है ना, तो इन दोनों की धारा हमें दे दी गई है। ठीक, और इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे, तो इन दोनों के बीच में एक तार रखी जा रही है जिसकी लंबाई दे दी गई है कितनी,
15 सेंटीमीटर। ठीक, तो तारों की लेंथ जो है वो कितनी दे दी गई है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी जिसमें 5 एम्पियर की धारा, अब सी जो है उसमें 5 एम्पियर की धारा है, तो इस सी में बहने वाली धारा को आप मान लेना I3। ठीक, तो 3 धाराएं हो गई हैं। अब कह रहे हैं कि तार सी पर कितना बल कार्य करेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे। तो जैसा कि फिगर में चित्र बना हुआ है। ठीक, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, अगर ये ठीक इसके मिड में है तो जाहिर सी बात है ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, और ये वाली दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गए 10 10। ठीक, तो सबसे पहले हम इन दोनों तारों के कारण, यानी तार ए व बी, ठीक है ना, ए व सी, तो हमें निकालना क्या है भाई, ये ध्यान दे लेते हैं। तो बल निकालना है तो हमें क्या करना है, बी की वैल्यूज़ ज्ञात कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले तार ए व बी, ए व सी के कारण चुंबकीय बल। ठीक, तो डायरेक्ट बल की वैल्यूज़ निकाल लिया जाए। ठीक, तुरंत निकल आएगा। तो एफ के लिए हम लोग है ना, ए व सी के मध्य लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूले पे ही रख दो। ठीक, तो बल यानी एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 अपन R। ठीक, इंटू क्या हो गया, यल। चलो इस पे हमने मान लिया बल लग रहा है F1, तो F1 इक्वल टू कितना हो गया, इसका हो गया 2 × 10⁻⁷ I1 की वैल्यूज़, तो अब ध्यान देना इसमें I3 है। ठीक है ना, तो I1 I3, तो I1 की वैल्यूज़ हो गई 10, I3 की वैल्यूज़ हो गई 5, और भागे इनके बीच की दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻² हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के हमारी यहाँ पे फोर्स जो होगी F1 इक्वल टू कितना होगा, 5 दूना 10 गुणे 10 की घात, ये ऊपर गया माइनस 2 घट जाएगा 5, तो चाहो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो इसको भाई हम लोग लिख सकते हैं F1 इक्वल टू कितना, तो 1 0 इसमें कम हो जाएगा, 10⁻⁻4 न्यूटन। ठीक, ये हो गया हमारा पहला फोर्स F। ठीक, तो आई होप इतना तो समझ में आ ही गया आपको। ठीक, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक, चलो अब चलते हैं अगले। तो अगले उसमें जब निकालेंगे तो तार बी व सी पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, और हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दिया है, एल की वैल्यूज़। तो एल की वैल्यूज़ भी भैया 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 10⁻⁻²। ठीक, गुणे 15 इंटू 10⁻⁻², तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 गुणे 10 की घात, अब यहाँ 4 2 6 हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू जो होगी F1 इक्वल टू कितना होगा, 1, पहले तो 15 पड़ा रहने, इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, चलो अब आ जाओ यहाँ पे, तो इस पे लगने वाला बल निकाल लेते हैं, कितना बल लग रहा है। ठीक, तो चलिए F2 फार्मूला वही है, 2 × 10⁻⁷। अब इस बार I1 की मतलब I2 और I3 होंगी, तो ये हो गया 5, I3 का मान हो गया 20 और इसका मान हो गया 15, भागे नीचे कितना हो गया 10 गुणे 10⁻⁻2, और यहाँ हो गया 10⁻⁻2, तो ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, ये 0 से 0 हो गया कैंसिल, 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो F2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 5 दूना 10, 10 दूना 20। ठीक, पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 5 दूना 10 और 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक, 15 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूना 4 गुणे 5 गुणे 15, तो 5 चौके 20 गुणे 15, 15 दूना 30,
15 दूना 30 यानी 300 गुणे 10 की घात माइनस का 7। ठीक, एक जीरो कम कर दिया है तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 गुणे 10 की घात माइनस 6। ठीक, न्यूटन का ये हो गया। तो हमें क्या रखना है, परिणामी बल निकालना है। तो परिणामी बल यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा F2 माइनस F1। तो F इक्वल टू ये हो गया 30 गुणे 10 की घात माइनस का 6 माइनस F1 की वैल्यूज हो गई 15 गुणे 10 की घात माइनस का 6। तो 30 में से 15 घट जाएगा तो F इक्वल टू कितना होगा 15 गुणे 10 की घात माइनस 6। पॉइंट इधर खिसका दो तो यह बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये निकल के आ गया परिणामी बल। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो पेज को इधर करते हैं, ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इसी का अथवा है। ठीक, अब ये भी आपका जो है क्वेश्चन आया है। ठीक, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर के परिणामन अनुपात से क्या समझ तात्पर्य। तो भाई इस बार हमें परिणामन अनुपात का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परिणामन अनुपात कहते हैं। ठीक, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परिणामन अनुपात कहते हैं, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सॉरी आई नहीं, आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर। ठीक, आई निकल आया है, आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, स्मॉल आर से प्रेजेंट किया जाता है। और देखो ये आपको पता ही है, इसके हमने आपको कई फार्मूले बता रखे हैं। ठीक, तो कोई नया नहीं है, ये है परिणामन अनुपात, परिणामन अनुपात। ठीक, अनुपात तो स्मॉल आर से दिखाया जाता है NS/NP, या आप इसे VS/VP, है ना। तो चाहे जिससे निकाल लो, ये सारे रिलेशन निकाले हो ना, तो यहाँ से किसी से भी आप कोई भी डेफिनेशन बता सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन क्या कह रहा है। तो कह रहे हैं एक अपचायी ट्रांसफार्मर के संचरण लाइन की वोल्टता 2200 वोल्ट है, यानी प्राइमरी कुंडली का विभव दे दिया गया है 2200 वोल्ट। ठीक, ये हो गया। से 220 वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है, यानी सेकेंडरी कुंडली का वोल्टेज भी दे दिया गया कितना 220 वोल्ट। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो प्राथमिक यानी NP इक्वल टू भी हमारे पास है 5000 फेरे। ठीक, ये हो गया। तो कह रहे हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी ईटा की बात कर रहा, तो ये हो गया है 90%, परसेंट का साइन हटा दो तो ये हो जाएगा 1/100, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। ठीक, तो इतना इसकी पावर हो गई। निर्गत शक्ति। ठीक, तो अगला जो गिवन में है निर्गत शक्ति, तो निर्गत शक्ति यानी आउटपुट दे दी गई, आउट पावर दे दिया गया कितना 8 किलोवाट। ठीक, ये हो गया। तो क्या कह रहे हैं गणना कीजिए। ठीक, अब क्या क्या हमें निकालना पहले ये देख लेते हैं। तो गणना कीजिए सबसे पहले द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो आइए देखते हैं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकल के आता है। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की
संख्या। ठीक, अब कुंडली में फेरों की संख्या तो आपको पता है NS/NP इक्वल टू VS/VP, यही तो फार्मूला होता है। तो सीधे से रख देते हैं। NS की वैल्यूज़ हमें ज्ञात करना है। NP की वैल्यूज़ हमारे पास है 5000, VS की वैल्यूज़ है हमारे पास 220, VP की वैल्यूज़ है 200, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, 22 से 22 हो गया हमारा कैंसिल, 5 को तिरिया गुणा कर दो तो NS की वैल्यूज़ मिल गया 5 एकम 500। ठीक, ये हो गई फेरे की संख्या। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। तो आगे आपसे भाई दक्षता वगैरह दे दिया गया, तो निवेशी शक्ति पूछ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, तो चूंकि हम पता है दक्षता इक्वल टू क्या होता है, निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति। ठीक, तो ईटा की वैल्यूज है 0.9 और निर्गत शक्ति हमारे पास दे दी गई है कितना, 8 किलोवाट। ठीक, और निवेशी शक्ति हमें ज्ञात करना है। तो निवेशी शक्ति, तो इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो निवेशी शक्ति इक्वल टू, निवेशी शक्ति इक्वल टू क्या हो जाएगी, 8 भागे 0.9, पॉइंट हटा दो 0 बढ़ा दो। ठीक, अब इसको अगर हम भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, 9 9 81, तो 9 8 72, 8 हो गया पॉइंट, फिर कितना हो गया 8 80, 9 8 72, 9 8 72, इस तरह से चला जाएगा। तो चाहो तो इसे लिख दियो 8.89 किलोवाट, या इसको हम पूरा पूरा सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं, निवेशी शक्ति इक्वल टू हो जाएगा 9 किलोवाट। ठीक, तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे। ठीक, तो ये हो गए हमारे आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन गखंड है, क्या कह रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होती है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्राप्त करते हैं, पोलेराइड के उपयोग बताइए। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में। ठीक, तो आइए देखते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होती है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होती है, समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है, ठीक, जिसमें विद्युत वेक्टर, ठीक, जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से ना होकर किसी एक ही दिशा में सीमित होते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। ठीक, यानी कि ये सारे प्रकाश जो होते हैं वो किसी एक ही दिशा में कंपन करते हैं इस तरह से। ठीक, तो ये आपके होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक, तो ये होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि में आपको पूछा गया है कि अपवर्तन द्वारा इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, ये देखिए अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो समतल यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन कैसे, यदि हम समान मोटाई की कांच की बहुत सी प्लेटें एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के समांतर, है ना, एक के ऊपर एक रखकर बनाते हैं, तो इस प्रबंध को क्या कहते हैं, पट्टिका पुंज कहते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब कांच की प्लेट पर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक, तो जो आपकी प्रकाश जो होती है उस पर आपतित होती है वो क्या होती है, परावर्तित होकर समतल ध्रुवित हो जाता है। साथ ही अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है, परंतु यदि कांच की पट्टिकाएं बहुत अधिक हों तो बार बार
प्रकाश परावर्तित व अपवर्तित होता रहता है और निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट होता रहता है, जिसका कंपन कागज तल के लंबवत तल में होता है, जैसा कि फिगर में देखिए। ये देखिए, ये कांच की बहुत सारी प्लेटें हैं, ठीक। इसमें 4 प्लेटें दिखाई गई हैं, ठीक। और ये हमारी होती है आपतित ध्रुवित प्रकाश, ठीक। तो जब ये आपतित ध्रुवित प्रकाश इस पे आपतित होती है तो इसका क्या होता है, परावर्तन, और कुछ प्रकाश जो होती अपवर्तित होकर, ठीक। फिर ये दूसरे जो है पृष्ठ से परावर्तित होती, और फिर यहाँ से ये बाहर निकलती तो ये फिर से अपवर्तित हो जाती, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्रिया कई पट्टिकाओं में होती है, ठीक। तो जब कई पट्टिकाओं से होती हुई ये सारी क्रियाएं होती हैं तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रवण, ठीक। तो ये होती है, अच्छे से इसको समझ लो, ठीक। इसको मैंने एक्सप्लेन करके बता ही रखा है, बस यहाँ आपको क्या जवाब लिखना वो है, तो ये हो गया इसका जवाब, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, तो आगे क्वेश्चंस में देखो कहा गया पोलेराइड के उपयोग बताइए, ठीक। तो अब इसके हम उपयोग के बारे में जान लेते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। तो पोलेराइड के उपयोग, तो पोलेराइड का प्रयोग रात में सामने से आने वाले वाहनों की तेज रोशनी से उत्पन्न चकाचौंध से बचने के लिए भी पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। पोलेराइड का उपयोग सूक्ष्मदर्शी द्वारा अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए भी पोलेराइड सूक्ष्मदर्शी में उपयोग लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वस्तु होने के कारण वो चकाचौंध से दिखाई नहीं देते, ठीक। अगला है, इसका उपयोग धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन करने में, क्रिस्टलों के विश्लेषण करने में होता है। बादलों का स्पष्ट फोटो खींचने के लिए भी पोलेराइड का प्रयोग करते हैं, और पोलेराइड का उपयोग धूप के चश्मों में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम इसके आंसर देंगे, ठीक। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर घ, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये डेरिवेशन कई बार आया है, ठीक। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है, ठीक। तो कह रहा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र EVR के पदों में प्राप्त कीजिए, जहां EVR क्रमशः सेल के विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध एवं सिरों के बीच विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम एक सर्किट बना लेते हैं, ठीक। ये सेल हो गई और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ठीक। और ये हो गया बाह्य प्रतिरोध, ठीक। यहाँ पे हमने लगा दिया एक अमीटर जो करंट को बताएगी। फिर इसके बाद इसके समांतर क्रम में हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर, ये हो, ठीक। ये सेल हो गया E, ये प्लस हो गया है माइनस, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, तो इसको ऐसे है ना ये कर देते हैं, ये हो गया। तो इसमें से ये करंट फ्लो हो रही I, ठीक। ये बाह्य प्रतिरोध हो गया R, ठीक। तो ये चित्र बन के हो गया तैयार। अब सबसे पहले जब होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, यानी कि R डैश इक्वल टू क्या होगा, तो ये दोनों प्रतिरोध हमारे जो है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, इसलिए क्या हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक। इसके बाद फिर अगला हो गया परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, तो इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे, तो I इक्वल टू क्या होता है E अपान R डैश, तो I इक्वल टू हो जाएगा E अपान R डैश, R डैश की वैल्यूज हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया IR प्लस I स्मॉल r इक्वल टू क्या हो गया E हो गया, ठीक। अब चूंकि आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है IR, तो IR के प्लेस पे हम V पुट कर देंगे, तो V इक्वल टू हो जाएगा कितना
इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो गया ई माइनस आई आर। ठीक, वैसे हमें किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, शायद आंतरिक प्रतिरोध, है ना। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, हाँ, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको इधर ही ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हो जाएगा आई स्मॉल आर इक्वल टू, ये इधर आ गया तो हो गया ई माइनस वी। ठीक, अब आपको क्या करना है, आई को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो स्मॉल आर इक्वल टू हो गया ई माइनस वी अपान आई। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से इसकी वैल्यूज़ आई की निकाल लेना है। तो यहाँ से जब आई की वैल्यूज़ निकालोगे तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपान आर। तो यहाँ पे पुट कर दो तो स्मॉल आर इक्वल टू हो गया ई माइनस वी अपॉन आई के प्लेस पे इसकी वैल्यूज़, तो वी अपॉन आर पलट के ऊपर आ गया। ठीक, अब इसको अलग अलग कर दो तो जब अलग अलग करोगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन वी माइनस यहाँ वी से भी कैंसिल 1 इंटू क्या हो गया आर। तो ये हो गया ई वी आर के पदों में आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक, तो इस तरह से इस डेरिवेशन को हम आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। ठीक, फिर इसके बाद कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध 50 ओम है, पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इसे 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी, जबकि तार के क्षेत्रफल दे दिया गया है और विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यूज़ भी दे दी गई है। ठीक, तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम धारा सुग्राह्यता के बारे में जान लेते हैं कि इसकी धारा सुग्राह्यता क्या होती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या कह रहा है। ठीक, तो यदि किसी गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें विक्षेप फाई उत्पन्न हो तो धारामापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक, जिसका फार्मूला होता है आई एस इक्वल टू फाई अपान आई की वैल्यूज़ क्या होती है, एन ए बी अपान सी। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे अगर हम इसकी वैल्यूज रख देंगे तो आई एस इक्वल टू क्या होगा, एन ए बी अपान सी। ठीक, तो ये हो गई धारामापी की धारा सुग्राह्यता। ठीक, अब इसके न्यूमेरिकल की बारी है, तो चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है ये चीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक, तो गिवन दैट, आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी इक्वल टू 50 ओम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण स्केल विक्षेप धारा यानी कि आई जी इक्वल टू हो गया 0.05 एम्पियर। ठीक, और आई इक्वल टू जो दिया गया है वो कितना है, 5 एम्पियर मीटर का परास लगाना है। ठीक, तार का क्षेत्रफल दे दिया गया है कितना, 2.7 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और इसकी प्रतिरोधकता यानी रो की वैल्यू जो है वो 5 गुणे 10⁻7 ओम मीटर। ठीक, इतना गिवन है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है संट यानी यस इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है आई जी इंटू कैपिटल जी अपान आई माइनस आई जी। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ हम सॉल्व करके इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लें, और या अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो रखते हैं इसकी वैल्यूज़। तो आई जी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 0.05, जी की वैल्यूज़ हो गया 50 भागे आई की वैल्यूज़ है हमारे पास कितना 5 माइनस 0.05। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 0.05 इंटू 50 अपान, मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमारा 0.5 है तो इसको इग्नोर कर दो, एज ए हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 है। ठीक, अब पॉइंट कैंसिल करेंगे, डबल जीरो ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक,
तो ये पॉइंट से 5 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, और ये हमारा 5 से कट जाएगा, तो यहाँ से हमें यस की वैल्यूज हो गई 1/2 ओम। ठीक, ये निकल आया। अब आपको पता है भाई एस इक्वल टू क्या होता है, रो यल अपॉन ए, तो हमें लेंथ ही तो फाइंड करनी है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो यल इक्वल टू हो जाएगा यस ए अपॉन रो। ठीक, चलो भाई मान रख दो इसकी, तो यल इक्वल टू हो गया यस, इसका मान आया 1/2, ए की वैल्यूज है हमारे पास कितना 2.7 इंटू 10⁻⁻6, और रो की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 5 इंटू 10⁻⁷। ठीक, तो भैया यल इक्वल टू हो गया 2.7 गुणे 10⁻⁻6 भागे 5 से 2 गुणा होके 5 दूना 10 गुणे 10⁻⁷ हो गया। ये पूरा पूरा हो गया भाई कैंसिल, तो लेंथ हमारी जो आ गई वो कितनी हो गई 2.7 मीटर। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से हम इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चंस का सल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो पूरी थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी बाद में हम देखते हैं, पहले हम आपको न्यूमेरिकल्स बता देते हैं। ठीक, तो और न्यूमेरिकल्स किस में मिल जाएगा ये देखें यहाँ पे। ठीक, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर सारे थ्योरी को समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 बताने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, न्यूमेरिकली पोर्शन, उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन करेंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में कह क्या रहा है क्वेश्चन और पूछ क्या रहा है, इसका हमें जवाब देना है। ठीक, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपसे ये कह रहा है कि बोहर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए अन्वी कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि n लैम्डा के बराबर होगी। भैया नया क्वेश्चन है। ठीक, नई डेरिवेशन है, ऐसा डेरिवेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप लोग कर चुके हो, पीछे भी नहीं किए हो तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ठीक, मतलब ऐसा डेरिवेशन हम लोग नहीं किए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसका जवाब। ठीक, तो अब बोहर के नियमानुसार, ठीक, यहाँ लिखेंगे बोहर के नियमानुसार, ठीक, तो बोहर के नियमानुसार आपको पता है कि परमाणु के अंदर वही इलेक्ट्रॉन जो है मोशन कर सकते हैं, यानी कि चक्कर लगा सकते हैं, जिनका कोणीय संवेग, ठीक है ना, कोणीय संवेग कितना होता है NH/2 अब कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है MVR इक्वल टू क्या होता है NH/2। ठीक, यहाँ से R की वैल्यूज निकाल लेते हैं, R इक्वल टू क्या होगा NH/2 MV होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से हम एक रिलेशन बनाते हैं, चूँकि आपको पता है। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक, इसको और ऊपर कर देते हैं, ये होगा। तो हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, चूँकि आपको पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है H/P और P इक्वल टू क्या होता है MV होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा H/P के प्लेस पे हम इसकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या होगा MV। तो अब ध्यान दीजिए, तो R इक्वल टू क्या हो गया, अगर हम इसको लिख दें N/2 इंटू इसको अलग करेंगे तो H/MV, ये तो लिखोगे। अब इसके प्लेस पे हम ये वैल्यूज लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो गया R इक्वल टू हो गया N/2 इंटू क्या हो गया लैम्डा। ठीक, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन में कह क्या रहा, क्वेश्चन में कहा गया है परिधि, ठीक है ना, जो आपकी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि है वो इसके बराबर होगा, तो हम परिधि की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक,
तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक आ गया है, अब आगे देखो क्या होता। ठीक, तो कक्षा की परिधि, कक्षा की परिधि, तो परिधि का फार्मूला क्या हो गया भाई, तो परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर। अब आर की जगह यहाँ पे आर की वैल्यूज रख दो, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, आर के प्लेस पे हो गया एन लेमडा अपान 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया कैंसिल, तो इसकी वैल्यूज क्या हो गई एन लेमडा। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमें इसको प्रूव कर लेना है। ठीक, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस को करते हैं, तो मतलब इसी में अगले पार्ट्स को, तो अगला पार्ट्स को ध्यान देते हैं क्या पूछ रहा है। तो इसको हटाओ यहाँ से और अगले पार्ट्स की तरफ आ गए। तो अगले पार्ट्स में देखो क्या क्या पूछ रहा भैया। कह रहा कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन की दीप्रोगली तरंगदैर्घ्य है। तो हाइड्रोजन परमाणु में n=1 तथा n=3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्ग क्रम रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। चलो भाई देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये हो गया एक रेखा, ये हो गई, ये हो गई हमारी दूसरी रेखा, और ये हो गई हमारी तीसरी रेखा। ठीक, ये हो गया हमारा n=1, ये हो गया n=2, ये हो गया n=3। ठीक, इसी तरह हम इधर एक रेखा और बना देते हैं। ये हो गई, ये हमारी दूसरी रेखा हो गई, और ये हमारी तीसरी रेखा हो गई। ठीक, अब इसमें ये जो होगी ये उत्सर्जन रेखाएं हो जाएंगी, उत्सर्जन रेखाएं, और ये जो हो जाएंगी ये हो जाएंगी अवशोषण रेखाएं। ठीक, रेखाएं, ये उत्सर्जन रेखा है। ठीक, कैसे इनको हम वो करेंगे, देखिए खींचते हैं इन रेखाओं को। तो देखो सबसे पहले ये आपकी स्पेक्ट्रमी रेखा, देखो यहाँ से ये आ गई। ठीक, फिर दूसरी ये हो गई, फिर तीसरी ये हो गई। तो इसमें कितनी रेखाएं होंगी, 3 रेखाएं। ठीक, अब इसमें अगर हम खींचेंगे तो अवशोषण रेखाएं 1, और ये हो जाएगी हमारी दूसरी रेखा। ठीक, तो इसमें टोटल कितनी रेखाएं होंगी 2, और इसमें कितनी रेखाएं होंगी 3। ठीक, इस तरह से इसको प्रेजेंट कर देना है। तो इस क्वेश्चंस का ये जवाब हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं अगली क्वेश्चंस। तो भाई अगले क्वेश्चंस जो है ये देखो, बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान दिया गया है और इसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, और एक AMU की वैल्यूज भी दिया है। तो ये तो क्वेश्चन हमारा सेट फर्स्ट का ही है। ठीक, तो इसको हम करवा ही चुके हैं, तो बार बार करवाने की कोई मतलब नहीं, खुद करिए। ठीक है ना, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग अपने आप कर लेना। ठीक, तो आइए हम थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपको कहा था। ठीक, तो जो थ्योरी वाला बचा उसको सॉल्व कर, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको आप बढ़िया अच्छे से तैयार कर लो। ठीक, तो दोनों अथवा में दे दिए गए हैं। तो पहला नंबर पे क्या है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए। और इसके बाद फिर क्या कहा गया है, अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे हमें डिफाइन करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो पहले तो आप हेडिंग डालेंगे अग्र अभिनत, जिसे हम फॉरवर्ड बायस के नाम से जानते हैं। तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब पीएन संधि डायोड का पी टाइप अर्धचालक बायो बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र तथा ऋण सिरे से एन क्षेत्र को जोड़ा जाता है, तो यह संयोजन अग्राभिनत कहलाता है। ठीक, अब इस स्थिति में जो पी टाइप अर्धचालक होता है उसमें से जो कोटर होते हैं एन क्षेत्र की ओर दिष्ट होते हैं, तो इससे क्या होता है, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है।
आरोपित वैद्युत क्षीण आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI के विरुद्ध होती है। तो आरोपित विद्युत क्षेत्र E के कारण बड़ी संख्या में कोटर P क्षेत्र से N क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र से P क्षेत्र में जाने लगते हैं। इन बहुसंख्यक आवेशवाहकों की गति से एक अपेक्षाकृत जो है बड़ी अग्रधारा निर्मित होती जो बाह्य आरोपित विभवांतर के बढ़ने पर बढ़ता है। अतः कुल अग्रधारा प्राप्त होती है। अग्र अभिनत की स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। इसी कारण अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह के लिए संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक, चित्र बी में इससे दिखाया गया है। तो पीएन संधि डायोड पर आरोपित अग्र वोल्टेज तथा अग्रधारा के मध्य ग्राफ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें प्रारंभ में इसकी जो वोल्टता थी 0.3 वोल्ट पर निरोधी विभव प्राचीर विभव के कारण शून्य थी। आरोपित वोल्टेज के बढ़ाने पर धारा बहुत धीरे धीरे एवं आरेखित रूप से तब तक बढ़ती है जब तक कि आरोपित वोल्टेज विभव प्राचीर से अधिक नहीं हो जाता। जब आरोपित वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है तो धारा रैखिक रूप में आगे बढ़ती है। यदि रेखा AB को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो यह वोल्टेज अक्ष को विभव प्राचीर वोल्टेज पर काटती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तो कार्यविधि की ये देखिए, ठीक, ये है आपका। तो जैसे ही पीएन संधि डायोड बनता है तो उसमें विक्षोभ के कारण N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र की ओर और P क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र की ओर गति करते हैं। ठीक, तो इन उसमें विक्षोभ के कारण इनके बीच एक इंटरनल वैद्युत क्षेत्र यानी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और कुछ समय बाद ये इतना प्रभावी हो जाता है कि ये आवेश वाहकों के आदान प्रदान को रोक देता है और इसी के कारण क्या बनता है, अवक्षय परत। तो ये हम वहाँ पे लिखेंगे। ठीक, यहाँ P टाइप अर्धचालक को बायो बैटरी के धन सिरे से और N टाइप अर्धचालक को बायो बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह से जोड़ दिए तो ये अभिनत आपकी क्या कहलाएगी, अग्र अभिनत। ठीक, तो जैसे ही इस को जो है जोड़ते हैं तो ध्यान देना है, इसमें फिगर थोड़ा सा मिस है। ठीक, ये जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर दिया गया है ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, ये सब कुछ सही बना है और यहाँ ये जो पश्च अभिनत लिखा है ये पश्च नहीं अग्र होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अग्रदिशिक। ठीक, ये हो गया। तो ये कंडीशंस होती है अग्र अभिनत की। और ये देखो इस ग्राफ में प्रदर्शित किया गया अग्र वोल्टेज। ठीक है ना, तो इस तरह से इस करंट का बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये कंडीशंस आपकी अग्र अभिनत कहलाएगी। ठीक, तो चित्र ये देखें, इसमें यही कहा गया ना कि विन्यास की क्रिया भी समझाइए कि कैसे इस कार्य को होती है और अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज को दिखाइए। तो ये देखिए, ये आपकी अग्र धारा हो गई और ये अग्र वोल्टेज हो गया और ये नी ग्राफ हो गई। ठीक, तो इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान से देखिए, पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत विन्यास की क्रिया भी समझिए और उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता को दिखाइए। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए हैं, या तो आप अग्र का बनाओ या तो ये देखिए। ठीक, तो इसमें हम पहले जान लेते हैं उत्क्रम अभिनत क्या होती है। ठीक, रिवर्स बायस। तो जब बैटरी का धन सिरा N क्षेत्र से और ऋण सिरा P क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो ये संयोजन उत्क्रम अभिनत कहलाता है। ठीक, इस स्थिति में बाह्य क्षेत्र E N से P की ओर दिष्ट होता है और ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E की सहायता करता है। ठीक, अब P क्षेत्र में कोटर और N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन संधि से दूर चले जाते हैं और उनकी गति रुक जाती है। अतः इस प्रकार निर्मित जो संधि डायोड होता है उसमें धारा नहीं बहती। किंतु उत्क्रम अभिनत में अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की गति के कारण, जो आपके अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं उनकी गति के कारण क्षीण उत्क्रम धारा विद्यमान रहती है। यह धारा ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। उत्क्रम अभिनत की स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। इसी कारण उत्क्रम अभिनत में धारा के प्रवाह के लिए संधि डायोड के प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। ठीक, अब उत्क्रम वोल्टेज और उत्क्रम धारा के मध्य ग्राफ को आगे चित्र में प्रदर्शित किया जा रहा है, ध्यान दीजिए, ये है। ठीक, तो
तो ये पी टाइप अर्धचालक को ऋण सिरे से और ये देखिए एन टाइप अर्धचालक को धन सिरे से जोड़ते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर और कोटर माइनस की ओर चलते, तो ये संधि से दूर चले जाते हैं, इसलिए इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक, अब ये उत्क्रम धारा और उत्क्रम वोल्टेज में जब ग्राफ खींचा जाता है तो इनकी वैल्यूज जब अधिकतम वैल्यूज को प्राप्त करती है तो यही हमारा क्या होता है, भंजक वोल्टता की क्रिया को प्रेजेंट करती है। ठीक, अब अगर हम भंजक वोल्टता के बारे में जाएं तो इसके बारे में भी जान सकते हैं, जिसे हम एवेलांस भंजन के नाम से जानते हैं। तो उत्क्रम अभिनत में वोल्टेज बहुत अधिक हो जाने पर अल्पसंख्यक आवेशवाहक गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संधि के समीप सहसंयोजक बंध टूट जाता है तथा इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म मुक्त हो जाते हैं, जिस कारण उत्क्रम धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, एवेलांस भंजन कहते हैं। ठीक, और वह उत्क्रम वोल्टेज जिस पर उत्क्रम धारा एकाएक बढ़ जाती है उसे भंजक वोल्टता भी कहते हैं, और भंजक वोल्टता का मान डायोड में अपमिश्रित अपद्रव्य परमाणुओं के घनत्व में निर्भर करता है। तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये हो गए भाई इसकी थ्योरेटिकल पार्ट्स। तो थ्योरी लंबी थी इसलिए हमने सोचा था बाद में बता दिया जाए। ठीक, तो भाई जल्दी जल्दी बताया जाता है क्योंकि यहाँ हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक, तो पूरा अच्छे से नहीं समझा रहे। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से वो कर लीजिए। हाँ, अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बस आज के लिए आपका इतना है, इसको अच्छे से तैयार कर लो। ठीक, ओके, टेक केयर।